मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार चौधरी डीपीएस और लड़कनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय बनता है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें हम तो पहला आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को यहाँ दो भागों में बांटा है। पहला है एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। दूसरे पॉइंट की बात करें अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में हम चार तरह की अपील कर सकते हैं। पहली संवैधानिक, दूसरी दीवानी, तीसरी फौजदारी और चौथी विशिष्ट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय संबंधी क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों का रक्षक, संविधान का संरक्षण एवं न्यायिक पुनरीलोकन। इस प्रकार से ये है सर्वोच्च न्यायालय की कार्य और शक्तियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा है, एक में और दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। देखिए एक में क्षेत्राधिकार, एक में क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है जिन विवादों की अपील सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। अर्थात कुछ विषय, कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिनकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते, बल्कि उनकी सुनवाई सीधे तौर पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। उसे कहते हैं एकमेव क्षेत्राधिकार। जिन विवादों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रखी जाती है उसे कहते हैं एकमेव क्षेत्राधिकार। इसमें निम्न परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियां कौन कौन सी परिस्थितियां होती है? अगर हम बात करें इसकी तो इसकी जो पहली परिस्थिति होती है तो वो होती है इसमें सरकार, केंद्र सरकार व राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों में विवाद। ठीक है, पहली बात कहते हैं केंद्र सरकार या दो या एक राज्य या दो से अधिक राज्यों में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ना कि उच्च न्यायालय करेगा। अर्थात केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय के पास नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? एकमेव क्षेत्राधिकार। या फिर हम बात करें संघ सरकार व राज्य एवं दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, या फिर संघ सरकार और राज्य का किसी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में क्या हो जाए? विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसकी अपील कहां करेंगे? हम सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे। केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी सुनवाई भी हम कौन से न्यायालय में करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। संघ सरकार और उसका राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच में संघ सरकार का किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका भी है जो सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये कौन सा हो गया? एकमेव क्षेत्राधिकार। इसके अलावा संविधान से संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो ये कौन सा हो गया? एकमेव क्षेत्राधिकार। ठीक है, तीन बातें रखी गई इसमें कि जब केंद्र सरकार और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का जो निपटारा है वो कौन सा न्यायालय करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। संघ सरकार, राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका जो संशोधन है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और किसी संविधान से संबंधित जुड़ी जो व्याख्या है उसका भी निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय कौन
सकते हो ये एकमेव क्षेत्राधिकार, जिनको सिर्फ सुनने का अधिकार किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। दूसरी हम बात करें इसमें समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार है वो उच्च न्यायालय भी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। जैसे संविधान के हमारे अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास भी होता है और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी होता है। तो अधिकारों को लेकर के अगर कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, हमारी स्वतंत्रताओं को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं और उसकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी होगी, समवर्ती क्षेत्राधिकार। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एकमेव क्षेत्राधिकार में जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है, जबकि समवर्ती क्षेत्राधिकार में किसी विवादों के जो मौलिक अधिकार है उनसे संबंधित जो बातें हैं वो हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी शक्ति होगी, समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब हम बात करें आगे दूसरी शक्ति के बारे में, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है नीचे के न्यायालय के विरुद्ध ऊंचे के न्यायालयों में क्या करना, अपील करना, वो कहलाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम यहाँ 4 भागों में बांटते हैं, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के निम्न क्षेत्राधिकारों को समझाइए। जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में पूछ लिया और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पूछ लिया। इन दो के बारे में अलग से पूछ सकता है, या फिर पूछ लिया जाए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए, तो फिर पूरे क्षेत्राधिकार को समझाना है। या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार पूछा जाता है, तो अपीलीय क्षेत्र प्रारंभिक क्षेत्र ये बताना है और अपीलीय में ये बताना है। तो हम बात करें, पहला है संवैधानिक, अर्थात संविधान की व्याख्या करने संबंधित जो विवाद हैं उनकी अपील कहाँ करेंगे हम, सर्वोच्च न्यायालय में। अगर कोई ऐसा जो विवाद है वो संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो अपील है वो हम कहाँ कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। दूसरी बात आते हैं यहाँ पर दीवानी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालयों में अगर कोई ऐसा विवाद है जिनकी विवादित राशि करीबन 20,000 है, विवादित राशि है वो कितनी बताई गई है, 20,000, ठीक है, 20,000 रुपए, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालयों में अगर कोई ऐसी स्थिति है, ऐसी विवादित है जिनकी राशि 20,000 रुपए या इससे अधिक है, तो उसके विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। फिर इसमें संविधान में संशोधन किया गया, इसको बदलने के लिए। वो संविधान संशोधन कौन सा था, 17वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कौन से आर्टिकल के तहत, 133 के तहत। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 133 है इसमें संशोधन किया गया। वो संशोधन था 17वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। इस 20,000 विवादित राशि को घटा करके, और जो दीवानी मामले कौन कौन से आते हैं, धन है, संपत्ति है, विवाह है, समझौते या सेवाएं हैं, ये जो है वो कौन से मामले हैं, दीवानी मामले हैं। और इनकी राशि कितनी होती है, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए इससे अधिक है तो उसकी हम अपील कर सकते हैं कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। लेकिन इस 20,000 रुपए की राशि को घटाने के उपरांत इसमें संशोधन किया गया। वो संशोधन कौन सा था, 17वां संविधान संशोधन था। कब हुआ, 1973 में हुआ। कौन से आर्टिकल में किया गया, अनुच्छेद 133 में किया गया। इस 20,000 की विवादित राशि को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। अब हम संपत्ति, धन, विवाह, समझौते, सेवाओं से संबंधित जो भी विवाद हैं उनकी अपील कर सकते हैं हम कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये कौन सा हो गया, दीवानी न्यायालय हो गया, ठीक है, दीवानी अपील होगी। तीसरी बात करें हम फौजदारी, तो फौजदारी में है जो 3 बातों में से किसी एक बात का होना आवश्यक है, उसके विरुद्ध फिर हम अपील कर सकते हैं कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए यहाँ पर अगर फौजदारी की हम बात करें यहाँ पर, तो फौजदारी की अगर यहां बात करें तो देखिए फौजदारी में 3 शर्तों में से किसी एक शर्त का होना आवश्यक है। मान लो ये उच्च न्यायालय है,
इसके जो नीचे का न्यायालय है, इस नीचे के न्यायालय ने कोई अपना निर्णय दिया और उस निर्णय को उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया हो, परिवर्तन कर दिया हो या उसको रद्द कर दिया हो, और रद्द करके और उसको क्या दे दिया हो, मृत्यु दंड दे दिया हो। क्या दे दिया उसको, मृत्यु दंड। तो उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं हम कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। ध्यान देना यहाँ पर, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय ने किसी अपराधी को मुक्त कर दिया और उच्च न्यायालय ने उसको मृत्यु दंड दे दिया, अर्थात नीचे के न्यायालय ने उसको अपराध से क्या किया, मुक्त कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस निर्णय में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और रद्द करके और अपराधी को क्या दे दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय ने जो मृत्यु दंड दिया है, इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं हम कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। या फिर मान लो उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय से, जो इसके नीचे का जो न्यायालय है, इसमें कोई विवाद चल रहा है, उस विवाद को अपने पास मंगवा लेता है कौन, उच्च न्यायालय, और मंगवा करके उसको क्या दे देता है, मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है, मान लो कोई विवाद है, वो चल रहा है अपने उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने क्या किया, उस निर्णय को अपने पास मंगवा लिया और अपने पास मंगवा करके उसको क्या दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो उस स्थिति में इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं हम कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। समझ में यहाँ एक बात क्या है, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय ने किसी निर्णय को रद्द करके और अपराधी को क्या दे दिया हो, मृत्यु दंड दे दिया हो, उस स्थिति में इसके विरुद्ध अपील कर, उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि मृत्यु दंड किसने दिया है, उच्च न्यायालय ने दिया है। किसके निर्णय को रद्द करके, नीचे के न्यायालय के निर्णय को रद्द करके और मृत्यु दंड दिया है। तो इस उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील करेंगे हम कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। अगर हम बात करें या फिर उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय के किसी निर्णय को अपने पास मंगवा करके और उसको क्या दे दिया हो, मृत्यु दंड दे दिया हो, उस स्थिति में उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं हम कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो या फिर उच्च न्यायालय ये माने कि जो विवाद है वो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, उस स्थिति में उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं हम कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये तीन बातें हैं, तीन बातों में किसी एक के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर विशिष्ट का मतलब होता है यहाँ पर सैनिक न्यायालय को छोड़ करके, सैनिक न्यायालय को छोड़ करके बाकी न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उन निर्णयों के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। वो कहलाता है विशिष्ट न्यायालय। क्या कहलाता है वो, विशिष्ट न्यायालय। ठीक है, सिर्फ सैनिक न्यायालय को छोड़ करके, सैनिक न्यायालय के अंदर जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय के विरुद्ध हम अपील नहीं कर सकते सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन इन सैनिक न्यायालय के अतिरिक्त जितने भी न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये कौन सा अधिकार हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अर्थात नीचे के न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है उसे कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें तीन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। अब बात करते हैं परामर्श संबंधी। हमारे संविधान का आर्टिकल 143 के तहत हमारे संविधान इस बात की व्याख्या की गई है कि अगर कोई विधि राष्ट्रीय महत्व का है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। मान लो ऐसा कोई कानून बनाया गया है जो सार्वजनिक महत्व का है, उसे के बारे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
दी गई परामर्श को राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। इस सर्वोच्च न्यायालय ने जो राष्ट्रपति को सलाह दी है, जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया है, तो वो राष्ट्रपति के स्वयं विवेक पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति स्वीकार भी करे और उसको अस्वीकार भी करे, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो वो कहलाता है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन से आर्टिकल के तहत है? 143 के तहत। ये मान लो ऐसा कोई कानून बनाया गया है, ऐसा कोई कानून है, वो कानून है जो सार्वजनिक महत्व का है, उनसे सभी का है, जो हित सत्ता हुआ दिखाई देता है, उस कानून के बारे में राष्ट्रपति किससे परामर्श में लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई परामर्श को राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको अस्वीकार भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि उसको स्वीकार ही करे। तो ये कौन सा हो गया? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143। बात करें हम अभिलेख न्याय की तहत, इस सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि एक संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत? 129 के तहत। संविधान का आर्टिकल 129 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अभिलेख न्यायालय कहा गया है। इससे दो बातों से आशय होता है। दो बातों का मतलब, दो बातों से हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। पहली बात का हम अर्थ लगा सकते हैं यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है उसको साक्ष्य के रूप में अपने पास क्या रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है। पहली बात तो यह है, इसके तहत है अभिलेख न्यायालय के तहत है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात उनसे संबंधित जो अभिलेख है वो अपने पास रखेगा। दूसरी बात क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय या साक्ष्यों की अवमानना करने पर दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जो निर्णय है, उनके द्वारा दिया गया जो प्रमाण है, अगर उस प्रमाण को कोई व्यक्ति मानने से इनकार कर देता है, उनकी अवमानना कर देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है। तो ये कौन सा हो गया? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय से दो आशय बताया मैंने अभी आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। दूसरी बात पता है कि जो निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे गए हैं, अगर उनका कोई अवमानना करता है, उनको नहीं मानता है, निर्णय को, उन प्रमाण को नहीं मानता है, तो उसके विरुद्ध दंडित कार्रवाई कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये कौन सा हो गया? अभिलेख न्यायालय। कौन से आर्टिकल के तहत है? 129 के तहत। अगर हम बात करें अब मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारी शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अपने संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 44 संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार उसको हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति हमारे इन 6 मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो उसके विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं। कहाँ? उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। हमारे लिए चलता है संविधान का जो आर्टिकल 32 फर्स्ट के तहत है। ठीक है, हमारा संविधान का जो आर्टिकल 32 है, इस 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है।
कौन से मौलिक अधिकार को? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारे संविधान के आर्टिकल जो 32 में है वो कौन सा मौलिक अधिकार दे रखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो 32 प्रश्न ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो उसके विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अगर हम रिट के बारे में बात करें, यहाँ पर अगर हम रिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पहली रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरी जो रिट है वो है परमादेश, और तीसरी जो रिट है उत्प्रेषण, चौथी है अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा, और जो 5वीं है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट क्या कर सकते हैं? हम जारी कर सकते हैं इसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इन 5 रिटों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे जब हम अगली कक्षा होगी उसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, अधिकार पर्चा क्या होता है और प्रतिषेध क्या होता है, इनके बारे में। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है मौलिक अधिकारों को लेकर के, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 32 के तहत। अब हम बात करें, हमारा जो बच रहा है वो है संविधान का संरक्षण एवं न्यायिक पुनर्विलोकन। देखो, संविधान का संरक्षण, संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान के बचाने के लिए संसद और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों से संविधान की रक्षा करना, क्योंकि कई बार ये गलत कानून बना देते हैं, संसद गलत कानून बना देती है, कार्यपालिका गलत तरीके से उसको लागू कर देती है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका उसको असंवैधानिक करार घोषित कर देती है, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के नाम से जानते हैं। इससे मनुष्यों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता, मनुष्य के अधिकारों का हनन नहीं होता, हमारे संविधान पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से। मान लो हमारी भारतीय संसद ने किसी प्रकार का कानून बनाया है जो संविधान के नियमों के विरुद्ध है और कार्यपालिका ने उसको जो लागू कर दिया है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है। जांच करने के उपरांत जब वो गलत पाया जाता है तो उसको असंवैधानिक करार घोषित कर दिया जाता है, अर्थात वो कानून मान्य नहीं होता। इस तरह से ये जो प्रक्रिया चलती है उसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो ये थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और क्षेत्राधिकार। पहला था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को हमने यहाँ पर 2 भागों में बांटा, एकमेव क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार। एकमेव क्षेत्राधिकार में वो अधिकार आते हैं, ऐसे विषय आते हैं, ऐसे विवाद आते हैं जिनकी हम अपील सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही कर सकते हैं, अन्य उसकी अपील नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी बातें थी? भारत सरकार या भारत सरकार एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में क्या हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, या फिर भारत सरकार तथा संघ राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, या फिर संविधान से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो उस स्थिति में हमने जो उसकी अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में नहीं, कहाँ कर सकते हैं हम? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो ये एकमेव क्षेत्राधिकार कहलाता है। उसके बाद में आता है समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिनकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती क्षेत्राधिकार। जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें, अगर हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसकी अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं, तो वो कहलाता है समवर्ती क्षेत्राधिकार। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार को यहाँ पर 4 भागों में बांटा है, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट
संवैधानिक शक्ति है, संविधान की व्याख्या करने संबंधी जो अधिकार है उसकी अपील कर सकते हैं कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। अगर सर्वोच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालयों में अगर कोई ऐसा विवाद चल रहा है जो संविधान से संबंधित है तो उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। तो वो संवैधानिक क्षेत्राधिकार हो गया। दूसरा है दीवानी क्षेत्राधिकार। दीवानी क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो संपत्ति, धन, विवाह, समझौते और सेवाओं से जुड़े होते हैं, जिनकी विवादित राशि 20,000 रुपये या इससे अधिक होती है तो उसकी अपील कर सकते हैं कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन इस विवादित राशि 20,000 को 20,000 में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन करने के लिए उसमें संशोधन करना पड़ा और संशोधन का 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कौन से आर्टिकल में किया गया? 133 में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब 20,000 की जो विवादित राशि है इसको हटा दिया गया। कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 17वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा हटा दिया गया है। अब ये विवादित राशि क्या आवश्यक रही है? धन, संपत्ति, विवाह, समझौते, सेवाओं से संबंधित जो भी विवाद है उनकी विरुद्ध अपील कर सकते हैं कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये हो गया दीवानी। इसके बाद में आता है फौजदारी। फौजदारी की बात करें हम तो कुछ ऐसे होते हैं कि उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय के निर्णय को रद्द करके, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के निर्णय को रद्द करके और किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो तो उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। या उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में किसी निर्णय को अपने पास मंगवा करके और उस व्यक्ति को कर दिया हो, मृत्युदंड दे दिया हो, या फिर संविधान की व्याख्या से उच्च न्यायालयों को ये लगे कि हमारे पास जो विवाद चल रहा है ये संविधान की व्याख्या से संबंधित है तो उसको उच्च न्यायालय कहाँ भेज सकता है अपील करने के लिए? सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है। तो कौन सा हो गया? फौजदारी हो गया। विशिष्ट न्यायालय की बात करें, सैनिक न्यायालय को छोड़ करके सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जितने भी न्यायालय हैं उनके विरुद्ध अपील कर सकते हैं कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये कौन सा हो गया? विशिष्ट न्यायालय। तीसरी शक्ति की बात करें, परामर्श संबंधी। अनुच्छेद 143 के तहत मान लो कोई संसद ने कोई कानून बनाया है, कोई विधि का निर्माण किया है और वो है जो सार्वजनिक हित का है तो उस स्थिति में उस कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया है, जो सलाह दी है, उसको राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। इसमें जो राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये परामर्श संबंधी हो गया। आर्टिकल 143 के तहत अभिलेख न्यायालय, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। इसका दो तरह से आशय है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को साक्ष्य के रूप में अपने पास रखा जाता है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए साक्ष्यों की अवमानना करने पर सर्वोच्च न्यायालय उसको दंडित कर सकता है। तो ये हो गया कौन सा? अभिलेख न्यायालय। मौलिक अधिकारों के रक्षक की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 32 फर्स्ट में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की हम बात करें, किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय के सामने पेश करना आवश्यक है, अन्यथा उसको है जो रिहा कर दिया जाएगा। अगली बात करें हम यहाँ पर संविधान का संरक्षण एवं न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो संविधान का संरक्षण अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के माध्यम से संविधान का संरक्षण किया जा सकता है। संसद व कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो संविधान के विरुद्ध हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी जांच करके और उसको असंवैधानिक करार घोषित कर सकती है। उसे कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अर्थात संसद और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगर वो जो विरुद्ध संविधान की व्याख्या के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक करार
घोषित कर सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। धन्यवाद।